दोस्तों नमस्कार। ईरान और यूएस का सीज फायर हो गया। टेम्परेरी सीज फायर है 2 हफ्ते का। ईरान ने अपनी 10 डिमांड्स रख दी यहाँ पे, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्या डिमांड्स है उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक मेन इशू आता है कि यूएस ने ईरान पे अटैक क्यों किया था। अटैक किया था कि उनकी रेजिम चेंज हो जाएगी और यूएस को चिंता भी थी वहां के लोगों की, लेकिन यूएस को कोई चिंता नहीं थी, वहां के लोगों की, ट्रंप को कोई चिंता नहीं थी। एक और बात यहाँ पे है, क्या इनका जो प्रोग्राम था यूरेनियम का वो खत्म हो चुका है? वो भी अभी वैसे ही है। तो लड़ाई का पर्पस क्या था, इस पे डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कौन इसमें जीता कौन हारा, किसको क्या बेनिफिट किसको क्या नुकसान, और इन सब इश्यू पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के हैं लेकिन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी नॉलेज है इनकी, अच्छी पकड़ है इनकी सब चीजों के ऊपर। और उदय शंकर जी, अब जो इनका सीज फायर तो हो गया, टेम्परेरी सीज फायर है, लेकिन कब तक चलेगा ये कुछ नहीं पता। लेकिन हम मेन बात करेंगे इसमें कौन जीता कौन हारा, वो बात भी करेंगे। फिर आप भी बताइए कि आपका क्या विचार है जो ईरान ने अपनी 10 डिमांड रखी है। सर वो डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है, वो सारे उनके फेवर में है। डिमांड ऐसी रखी है, कहते हैं ना, एक ऑफर ऐसा करिए कि विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। लेकिन आप ऐसे ऑफर रख रहे हैं जो दूसरा मानने नहीं वाला। अमेरिका शायद मान भी जाए, इजराइल नहीं मानने वाला। ठीक है, क्या है कि इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और ये ईरान का तो मेरे ख्याल से सारा का सारा मैं देख रहा हूँ कमर्शियल बात करता है कि वो भाई मैं चाह रहा था कि पेट्रोल $200 हो जाए और मैं यहाँ से नहीं निकलने दूंगा, और जो भी जहाज जाएगा हमको पैसे। सो एवरीथिंग इज लिमिटेड टू मनी मैटर्स उसका। तो वो कर रहे हैं, लेकिन सर बड़ा डिस्करेजिंग सीज फायर हुआ है, क्योंकि बहुत सारी उल्लंघन हो रही है इस सीज फायर की। और वो अपना साइड में हो गया ईरान की, यार मैं क्या करूं, हिजबुल्लाह कुछ करता। अरे हिजबुल्लाह तुम्हारा ही बच्चा है भाई, उसको कंट्रोल करिए। और आपने कर्फ्यू के बाद इमीडिएटली देखिए, जितना भी है मैं बता रहा हूँ, इसराइल कभी भी सिविलियन एरियाज में बम्बार्डमेंट नहीं करना, ना ही अमेरिका ने। वो ठीक है, करते करते कहीं गलती से एक बम इधर उधर चले गया, स्कूल में चले गया, बच्चे लोग मर गए, तो वो इंटेंशनली नहीं था। लेकिन ईरान इंटेंशनली सिविलियन एरियाज में बम्बार्डमेंट कर रहा है, और उन बमों से कर रहा है जो बैंड है, जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको बैन कर दिया गया, क्लस्टर बॉम्ब्स। और क्लस्टर बॉम्ब हम फेंके जा रहे हैं उनके सिविलियन एरियाज में। मुझे बताइए कि ईरान में आराम से इतने, आप तो ईरान रह चुके हैं सर, कि वहाँ का जो वहाँ सिविलियन एरियाज हैं, खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, उन पे आराम से बम्बार्डमेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया इसराइल ने। Whereas Iran has been openly, bombarding उनके सिविलियन एरियाज में, which is not right. तो खैर, फैक्ट ये है कि सब लोग तीनों थक गए थे और दे वांटेड लिटिल रिस्पाइट। अब ये रिस्पाइट होगा। देखिए, अमेरिका ने जो अपने मकसद रखे हैं सर, वो तो हटेगा नहीं। वो आज नहीं तो कल कैसे ना कैसे करके अचीव करेगा। दे विल नॉट अलाउ ईरान टू हैव एटॉमिक बॉम्ब, डेफिनेटली। वो तो पाकिस्तान से भी इस साल उसको बोल रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा कमेंट आया कि भाई हो सकता है पाकिस्तान उसको ईरान को एटम बम दे दे। वो एटम बम देंगे, सबसे पहले इजराइल पे फेंक देंगे, फिर उसके बाद। तो ये फाइट फॉर एग्जिस्टेंस है। और रजीम चेंज जैसे जो मकसद, जो अनाउंसमेंट हमारे ट्रम्प भैया ने की वॉर से पहले, वो एक भी अचीव नहीं हुई। वहां तो मैं मानता हूं, वहां मैं मानता हूं ईरान जीता नहीं, लेकिन अपनी पॉलिसीज और अपने जो जिस तरह से वो लड़ा इन दो पावरफुल कंट्रीज से, डेफिनेटली मैं जीत का मेडल उसके छाती पे लगाऊंगा कि भैया आपने बहुत जबरदस्त इनका मुकाबला किया। पर ये लड़ाई मेरे ख्याल से लल बिफोर द स्टॉर्म। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा तूफान आएगा। बिल्कुल, आपका मतलब है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। उदय शंकर पानी जी, मैं इनके 10 जो डिमांड है उस पर थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपको। इनकी पहली डिमांड है कि ये जो सीज फायर है ये टेम्परेरी है 2 हफ्ते के लिए, बिल्कुल, लेकिन उम्मीद है कि इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर, ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, चाइना बहुत सफर कर रहा है, जो इस डील का मेन जो हैंडलर है, जो पीछे से इसने काम किया। फिर दूसरी डिमांड है इनकी कि ईरानियों को इस पैसेज का, यानी कि होर्मुज का पूरा कंट्रोल चाहिए। उनका मतलब है कि जो भी शिप पास करे उसके ऊपर ईरानी डॉलर चार्ज करेंगे। लेकिन ये यूएन की सैंक्शन, जो यूएन का चार्टर है उसका उल्लंघन है, इसको कोई मानेगा नहीं।
तीसरी बात है, इन्होंने कहा जो जितनी भी एक्शंस हैं सारे फ्रंट पे, इवन लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह पे अटैक किया जाए उसको बंद कर दे, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि हिजबुल्लाह पे अटैक करता रहेगा, लेबनान में उसके काम चलते रहेंगे, सिर्फ उसका जो एग्रीमेंट हुआ है वो ईरान के साथ हुआ, उसको मान्य करता, बाकी किसी को मान्य नहीं करता। अगली डिमांड है कि जितने भी सैंक्शंस है, टेम्परेरी सैंक्शंस है, सेकेंडरी सैंक्शन, उनको हटा दिया जाए। लेकिन यूएस का जो मेन रीजन सैंक्शन लगाने का वो है इनका जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर है। तो क्या यूएस सैंक्शन को हटाएगा, कुछ को लूज करेगा, वो देखने की बात है। फिर इनका है, ईरान ने एक और कहा कि ईरानियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट और उनको परमिट किया जाए, साथ में उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको रिटेन करने की परमिशन दी जाए। लेकिन जहां तक लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात है वो तो यूएस नहीं चाहता कि ईरान डेवलप करे, या क्योंकि उसको डर है कि उस पर अटैक करेगा। अगर उनका यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है तो यूएस को खतरा है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि किसी तरीके से यूएस मानेगा नहीं। फिर उसके साथ भी कहा है कि जो IAEA का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है अगेंस्ट ईरान के, उनको हटा दिया जाए। ये थोड़ी सोचने की बात है कि आप किस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉफन किया जाए। फिर उसने कहा कि हमें कंपनसेशन दी जाए, क्योंकि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो नेचुरली यूएस या कुछ फॉरेन की कंट्रीज कुछ इनको कंपनसेशन दे सकती हैं, ताकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग या बिल्डिंग का काम किया जाए। जो भी बिल्डिंग्स डैमेज हुई है उनको थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, जैसे लेबनान के अंदर हुआ था। फिर विड्रॉल ऑफ यूएस कम्बैट फोर्सेस वजह से इसके ऊपर यूएस का है कुछ फोर्सेस को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन सारी फोर्सेस तो यूएस विड्रॉ भी नहीं करेगा, ये भी मानी जा सकती है। कुछ साथ में उसने कहा है जो भी एग्रीमेंट है उसको ऊपर यूएन के स्टैंप लगे ताकि लीगल बने। लेकिन आज मुझे बताइए क्या यूएन की वैल्यू है, क्या यूएन के रेजोल्यूशन को कोई मानता है, क्या यूएन का कोई रोल है इस चीज के ऊपर? तो ये सारी डिमांड इनको देखा जाए, हाँ भूल गए। तो देखिए ये सारी डिमांड, हाँ ये सारी जो चीजें इसके ऊपर कंसिडरेशन किया जाएगा, डिस्कशन होगी आगे में क्या निकलेगा। लेकिन जो मेन रीजन था यूएस का अटैक करने का ईरान के ऊपर वो क्या था? रिजीम चेंज, वो तो हटी नहीं। दूसरी बात है एटॉमिक तो भी यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। जब पिछले साल जून में इन्होंने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तब भी कहा था हमने सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ गए वो? अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया दोबारा कहाँ से खड़े हो गए? एक्चुअली ट्रंप ने जो बड़बोलापन किया है, ट्रंप ने उस वजह से बहुत नुकसान किया अपने आप को भी और पूरे वर्ल्ड को भी। ट्रंप ने हर एक से दुश्मनी ले ली, कनाडा से दुश्मनी ले ली, नाटो अराई से दुश्मनी ले ली, कभी किसी कंट्री को कुछ कह दिया, कभी कुछ को कह दिया, उसको लगा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लूंगा तो यहाँ पे भी मैं कुछ कर लूंगा। लेकिन ये ट्रंप ने बड़बोलेपन की वजह से ट्रंप अकेला रह गया। अगर नाटो कंट्रीज ट्रंप के साथ होती तो इतनी मुश्किल ना पड़ती, और हो सकता था आप कहीं और पहुंच सकते थे, कोई यहाँ पे सोल्यूशन ले सकते थे इस केस का, या ईरान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाल सकते थे। लेकिन अब जो मेन रीजन है क्यों यहाँ पे ईरान माना, ईरान के लीडर्स को तो मार दिया इन्होंने, लेकिन ईरान तब भी नहीं चुका। लेकिन एंड में इन्होंने क्या किया, इनकी जो एक आइलैंड है जहां से पेट्रोल डिलीवर होता है पूरे वर्ल्ड को, 90% ईरान का पेट्रोल एक आइलैंड से डिलीवर किया जाता है, जो इनके पोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है सी के अंदर। और कोई लोग ये भी कहते हैं कि वो ईरान वहां से डिलीवर करता है, क्योंकि ईरान के पोर्ट्स जो है उनकी डेप्थ कम है, और जो आइलैंड है उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, जहां पे बड़े बड़े शिप आ सकते हैं। और इस टाइम पे यूएसए क्या किया, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे ईरान थोड़ा सा पेशेंट घबरा गया। दूसरा काम क्या किया, पहले तो इन्होंने IRGC के लोगों को मारा, उनके जगह जो बिल्डिंग थी उन पर अटैक कर दिया। लेकिन लेटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिजेस तोड़ने शुरू कर दिए, रेलवे ब्रिजेस तोड़ने शुरू कर दिए, इसके अंदर इसराइल भी इन्वॉल्व था, इकोनॉमिकली हर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन साथ साथ इन्होंने कहा तुम्हारे जितने पावर प्लांट है उनको हम खत्म कर देंगे। अब देखो अगर इनके पावर प्लांट खत्म हो जाते तो वहां पे अंधेरा चला जाता, तो लोग परेशान ज्यादा होते। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ईरान थोड़ा चुक गया। लेकिन यूएस ने सबसे बड़ी गलती क्या की, ट्रंप ने कहा मैं ये जो रिजीम है इसको स्टोरेज में ले जाऊंगा। जब यूएस की ये डिमांड हुई, ये थ्रेट आया ट्रंप की तरफ से, तो ईरानियन भड़क गए। उन्होंने कहा हमारी 5 साल की जो यहाँ पे 5 साल का जो हमारा रिजीम है, 5 साल से जो रह रहे हैं यहाँ पे, जो पारसी थे ईरान के अंदर, आप उसको खत्म कर दोगे। इसकी वजह से सारे ईरानी यूएस के खिलाफ हो गए। वैसे भी यूएस के अंदर जो वैसे भी ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो यहाँ पे बड़ा शैतान वो है यूएस, और छोटा शैतान कहते हैं इजराइल को। तो ईरान के जो झुकने का मेन पर्पस था, जब इन्होंने कहा तुम्हारे पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उस टाइम पे सारे लोग घरों से बाहर निकल के पावर प्लांट के आसपास आ गए। ट्रंप का झुकने का एक और रीजन भी था। 2 दिन पहले ट्रंप आए थे टीवी के ऊपर,
और अनाउंसमेंट की थी। हमने एक बड़ा ब्रेवरी से काम किया, हमारे लोगों ने एक पायलट को निकाल के ले आए। एक्चुअली ट्रंप ने झूठी खबर फैलाई थी। हुआ क्या था कि एक इनके कुछ शिप गए थे, इनके एयरक्राफ्ट गए थे, वो गए थे नांस जगह है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर है ईरान का, वहां से यूरेनियम चुराने गए थे या डिस्ट्रॉय करने गए थे। दो इनके C-130 प्लेन्स जिसके अंदर 100 कमांडो थे वो गए थे, साथ में कोई प्लेन और हेलीकॉप्टर्स गए थे। और यूएस ने कहा कि हमारे उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि इनकी मिसाइलें और गन्स ने उन प्लेन्स को गिरा दिया, जिसकी वजह से यूएस को मिशन को वापस करना पड़ा या छोड़ना पड़ा। और उसमें कितने नुकसान हुए उसके बारे में यूएस ने कुछ नहीं कहा। नुकसान नेचुरली कुछ लोग मरे हुए, फिर इन्होंने उनको तो निकाला, लेकिन सारा का सारा जो अटेंशन डाइवर्ट कर दी वो पायलट के ऊपर कर दी जो इस्फान में था। इस्फान और नांस का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर का। ट्रंप की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई कि ट्रंप का अपना जवाब नहीं दे पाएंगे। फ्यूचर के अंदर आप देखिएगा ट्रंप कैसे एक्सपोज होते हैं। लेकिन अब एक मेन रीजन आता है कि इस वार के अंदर कौन जीता कौन हारा। देखिए, जीतने की बात तो नहीं कहूंगा, हारने की बात जरूर कहूंगा। इस वार के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो है यूएस का या ट्रंप का। और अगर इसराइल की बात करें, इसराइल का एक बहुत बड़ा प्लान है साथ में। वो चाहता था कि गल्फ कंट्रीज कमजोर हो। इसराइल ने एक प्लान बनाया था, वो बनाया था ग्रेटर इसराइल का, जिसके अंदर उसने लेबनान को और कुछ पार्ट ऑफ जॉर्डन, कुछ पार्ट ऑफ इजिप्ट, कुछ पार्ट ऑफ सीरिया और कुछ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, इनको उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो अब देखिए, जब ये वार हुआ है इसके अंदर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है वो फर्क पड़ा है गल्फ कंट्रीज को, जिनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, जिनकी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं यूएस को कैसे नुकसान हुआ। देखिए, एक तो ट्रंप की ने पूरी तरीके से यूएस की जो रेपुटेशन जिसको खराब कर दिया। यूएस जिसको माना जाता था कि सुपर पावर है या अकेली पावर है, आज उस सुपर पावर की इमेज को डुबो दिया ट्रंप ने। दूसरा नुकसान क्या किया, इस वार के बाद जितनी भी कंट्री जैसे डॉलर में ट्रेड होती थी, स्पेशली ऑयल की, वो खत्म होगी धीरे धीरे। और अपना जो ऑयल है वो डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में बेचेंगे, जिसकी वजह से यूएस के डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा एक रीजन है कि यूएस की बेसिस है गल्फ के अंदर, और जहां भी यूएस की बेसिस थी वहां पे अटैक हुआ है। यूएस की वर्ल्ड के अंदर 700 से ज्यादा नेवल बेसिस है, एयर बेसिस है। अब ये लोग जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उन्होंने बेसिस दी थी उसको, ताकि उनकी सिक्योरिटी को देखेगा यूएस, लेकिन यूएस उनकी सिक्योरिटी को सेफ गार्ड नहीं कर सका। और आज उनको ही खतरा पड़ा है जहां पे यूएस की बेसिस है। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे यूएस की बेसिस को हटाया जाए और अल्टरनेटिव ढूंढे। इसी टाइम पे फ्रांस ने एक ऑफर किया यूएई को कि हम तुम्हारे यहाँ बेसिस बना लेंगे, तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। तो हो सकता है कि फ्रांस एंटर करे या कुछ और कंट्री एंटर करे, हो सकता है कि इंडिया भी यहाँ पे एंटर कर जाए। मैं बात खत्म कर तो फिर आपको देता हूँ इसके ऊपर। एक और इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है कि यूएस की बेसिस है इवन साउथ कोरिया और जापान के अंदर। और ट्रंप ने धमकी दी थी कि हमारी जो लड़ाई हो रही है इसके अंदर जापान का कोई रोल नहीं है, जबकि हमारे 50,000 सोल्जर जापान के अंदर है और 45,000 सोल्जर हमारे साउथ कोरिया के अंदर है। तो अब जापान और साउथ कोरिया यूएस की बेसिस को छोड़ करके अपने ऊपर डिपेंड करेंगे, अपनी डिफेंसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि यूएस की बेसिस को वहां से निकाला जाए। और तीसरी तरह की बात करते हैं नाटो कंट्रीज की, वो वैसे यूएस को छोड़ना चाहती है। और बहुत सी कंट्री ने कहा कि हम तो यूएस की बेसिस को हटा देंगे, नाटो से बाहर आ जाएंगे। तो इससे बड़ा बहुत ज्यादा नुकसान होगा यूएस को, यूएस के डॉलर को नुकसान होगा। और इसके साथ साथ जो एक और फर्क पड़ेगा वो होगा ब्रिक्स कंट्री को, जो अपना ओपनली काम कर पाएंगी डी डॉलरेशन के ऊपर। आपने देखा था तब कैसे धमकी देते थे, तुम्हारे पे इतने % टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारे पास इतने % टैरिफ लगा देंगे। अब वो जो टैरिफ है वो चला घुस गया ट्रंप की जेब के अंदर। अब वो टैरिफ की बात नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद जब अगले इलेक्शन होंगे, जो नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने यूएस के अंदर, वहां पे ट्रंप का हारना एक हिसाब से पूरा क्लियर हो चुका कि ही विल लूज। और अगर ये ट्रंप हारेगा तो उसके बाद ट्रंप का हालत ये होगी कि ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसको बहुत से लोग कहते हैं ये आदमी पागल है, ये आदमी सनका हुआ है, ये आदमी का दिमाग काम नहीं करता और ये आदमी इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर ये आदमी पावर में रहेगा तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का टाइम पूरा होने वाला है। और तो आप बात कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर, जैसे आपने बोला कि चाइना ने ही की रोल प्ले किया है इसके अंदर, ये जंग को शांत करने के लिए, बाय रिक्वेस्टिंग ईरान कि भैया तुम रुक जाओ, बिकॉज इन्होंने ये जो अभी एक बीड़ा उठाया है कि आपको नष्ट कर देंगे, आपके सारे
पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, आपके सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे, वो कर देंगे। तो इसलिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको ऑयल सप्लाई, सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है फ्रॉम ईरान। तो उसने जाके अपने भले के लिए किस तरह बोला कि भैया अभी जरा शांत हो जाओ, यू कैन ऑलवेज फाइट बैक, तुम कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा ही नुकसान होगा अगर तुमने लड़ाई आगे बढ़ाई, क्योंकि सबसे बड़ा उनका वार अब होने वाला है। अब जो अमेरिका सबसे बड़ा प्रेमी है, उसके लिए सबसे बड़ा रुपया, अभी उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। एक मिनट उदय, तुमने देखा जब ट्रंप ने वार खत्म किया तो ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे तेल निकलेगा, यू अर्न मनी, पैसा कमाओ, फलाना करो, इसी बात कर रहा है। देखो ऐसी बातें कर रहा है अभी। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है सर। उसका अभी यह है कि उसने मिडिल ईस्ट को भी बोल दिया था कि यार वॉर हो रही है, तुम अपना खर्चा करो, है हम क्यों इतना पैसा। तो उनको पता है कि मिडिल ईस्ट में पैसा है, और अब उनके पास पैसा है। देखिए, मेन देश की, अमेरिका की मेन इनकम है बाय सेलिंग आर्म्स। उसके जो आर्म्स एंड एम्युनिशन जो बेचता है, उसकी वो मेन इनकम है। अब उसने वो मार्केट क्रिएट कर दी है। अब मिडिल ईस्ट का हर कंट्री अमेरिका से इंपोर्ट खरीदने वाला है, मुंह मांगे दाम पे। उनके मिसाइल्स, उनके एयर सेफ्टी जो सिस्टम है, उनके प्लेन्स, अभी आप देखिए उनकी सेल डबल हो जाएगी अमेरिका की। अब यह हालात उदय देखो उदय मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं, मैं देखो तुम्हें बताता हूँ। हाँ ठीक है सूद साहब, आप बोल रहे हो कि अमेरिका की हार नहीं है, अमेरिका ने जो चाहता है वो जीत लिया उसने। वो अभी देखिए, अब उसने ऐसे हालात पैदा कर लिए कि अब वो अरबों, कभी करोड़ों करोड़ों कमा रहा था, अब अरबों कमाएगा वो। अब लोग ट्रिलियंस की इनकम होगी। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं इसके ऊपर। आप बेसिकली गलत नहीं है, लेकिन अरब कंट्रीज का इस टाइम पे यूएस पे भरोसा उठ चुका है। यूएई ने पहले उसने F-35 खरीदने थे, लेकिन उसने उसके बाद फ्रांस से उनके रफाल खरीदे हैं। और इसी तरीके से जो लोग यूएस से आर्म्स लेना चाहते थे, उससे आर्म्स लेंगे, क्योंकि इनके डिफेंस सिस्टम टोटली फेल हो चुके हैं। इंडिया का जो हमारे डिफेंस सिस्टम थे, S-400 तुम दे रहे हैं, साथ में हमारे ओरिजिनल डिफेंस सिस्टम थे, उसकी बहुत डिमांड बढ़ गई है वर्ल्ड के अंदर। रशिया के डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, अगर वहां पे वार खत्म होता है, S-400 देंगे। रशिया किसको देगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूएस है जिस तरीके, देखिए अगर यूएस अपना F-35 देता तो कहता मैं कोड नहीं दूंगा, मैं वो मिसाइलें नहीं दूंगा, तो कौन उनसे आर्म लेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ट्रंप जो अपने आर्म्स बेचना चाहते थे, अगर ट्रंप इस वार में जीते तो ट्रंप किसी प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि यूएस इस टाइम पे एक तरीके से डिफीट हुआ। अगर जैसे हम बात करते हैं 1971 वार की, हमने पाकिस्तान को नहीं हराया था, हमने हराया था यूएस को। तो इस टाइम पे जो वार के अंदर जो सिचुएशन हुई है, जो यूएस अपने एजेंडे में फेल हुआ है, उससे यूएस की रेपुटेशन कम हो गई और यूएस के आर्म्स को खरीदना नहीं पसंद करेगा। क्या ऑप्शन है हम ये नहीं जानते, क्या इजराइल से लेंगे, क्या रशिया से लेंगे, क्या चाइना से लेंगे, क्या इंडिया से लेंगे, क्योंकि आज ये सारी कंट्री आर्म्स के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत तेजी चल रही है। देखो एक और बात बताऊं आपको, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप से कि वो अपनी जो मिसाइलें, क्योंकि उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है, उनकी मिसाइलें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होंगी और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट होंगी, क्योंकि हमारे पास मैन पावर भी है, वहां पर लैंड भी है, टेक्निकल फैसिलिटीज भी है। तो जहां तक मेरा अंदाजा लगता है, आप ठीक हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, जहां तक मेरा अंदाजा लगता है कि यूएस के आर्म्स अब बिकेंगे नहीं, कम बिकेंगे, क्योंकि देखिए जिस कंट्री में यूएस की बेसिस है वहां पे तो उसके आर्म्स जाते ही हैं। अब यूएस अगर अपनी बेसिस हटा देगा, चाहे गल्फ कंट्री से हटाए, चाहे यूरोपियन कंट्री से हटाए, चाहे साउथ कोरिया और जापान से हटाए, तो इनके आर्म तो लेंगे नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं जापान की, जापान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो आर्म प्रोडक्शन का काम कम कर रहा था, लेकिन लगता है कि अब आर्म्स प्रोडक्शन का काम इंक्रीज करेगा जापान। इसी तरीके से अगर आप कोरिया की बात करो, हमने तो कोरिया से फील्ड गन्स लिए, तो कोरिया भी प्रोड्यूस कर सकता है। इवन देखो इस टाइम पे जो आपका फ्रांस है, फ्रांस इंडिया से कुछ तोपे ले रहा है, वो कहता है इंडिया पे जो तोप लेता सस्ती पड़ती है। तो यूरोपियन कंट्रीज अब यूएस से अपना भरोसा उठा लेंगी। इससे मुझे लगता है कि जहां तक मैं सोचता हूं, बाकी तो टाइम बताएगा, कि यूएस के आर्म्स बिकने कम हो जाएंगे। अभी यूएस अपने 46% आर्म्स वर्ल्ड में बेचता है, क्योंकि यूएस की पॉलिसी से, यूएस के प्रोग्राम से यूएस सब कुछ सपोर्ट करता था, डिफेंस करता था, उनकी डिफेंस और डिफेंस पर्पसेस के लिए सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से यूएस फेल हो गया, जिस तरीके से यूएस वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं देखो, मैं उसी समय आपसे बात कहूं कि पहले इंडिया के अंदर कहा जाता था पाकिस्तान इज एनिमी नंबर 1। 2008 में जॉर्ज फर्नांडिस जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, और मुलायम सिंह जो 2011 में, वो जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने,
दोनों ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमारा जो एनिमी नंबर 1 है वो है चाइना। लेकिन आज जिस तरीके से यूएस एक्शन कर रहा है या ट्रंप के एक्शन है, उससे एक लोग कह रहे हैं कि हमारा जो एनिमी नंबर 1 है वो है यूएस। क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की, जिस तरीके से हमारे साइंटिस्टों को मारा इसने, जिस तरीके से हमारा जो तेजस का प्रोग्राम है उसको डिले कर दिया, इंजन सप्लाई नहीं कर रहा, जिस तरीके से हमें हार्म पहुंचा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और शहबाज नवाज और आसिम मुनीर को अपनी गोदी में बैठा के ले जाता है। और अगर आप सिंदूर की बात करें तो सिंदूर का से पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ था तब भी यूएस की परमिशन से हुआ था। तो इंडिया का आज एनिमी नंबर 1 वो है यूएस। और इंडिया अपनी आज देखो, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी कर रहा है, इंडिया अपनी मिसाइलें बना रहा है, इंडिया इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है, इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है, इंडिया रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम भी अपनी डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो आज यूएस का भरोसा वर्ल्ड का भरोसा यूएस से हट चुका है। हाँ, कुछ आपकी ये सर भरोसा हट गया, लेकिन उसकी दादागिरी नहीं हटी सर। वो ठीक है, इंडिया रिप्लाई दे सकता है। इंडिया कहता है कि भैया मुझे तुम्हारे F-36 नहीं चाहिए, F-35 नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे प्लेन नहीं चाहिए, मैं फ्रांस से खरीदूंगा, ये इंडिया बोल सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीज है ना, उनके ऊपर दादागिरी करेगा कि अब तुम मेरे से खरीदो। वो उनको खरीदना पड़ेगा, वो उनको खरीदना पड़ेगा सर। वो दादागिरी है उसकी। अभी आप किसी दुनिया में किसी को पता था कि वर्ल्ड पूरे मिडिल ईस्ट में उसके एयर बेसेस है? किसी को नहीं पता था इससे पहले। पता था सर, नॉर्मल लोगों को नहीं पता। मेरे जैसे आदमी भी जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, मुझे नहीं पता था कि मिडिल ईस्ट में हर कंट्री में उसके अपने एयर बेसेस पड़े हुए हैं। 700 बेसेस है यूएस के, 700 बेसेस वर्ल्ड ओवर। गल्फ में इजराइल के अंदर बेसेस इनके। उन्होंने बांग्लादेश में मांगा, वो हसीना ने मना कर दिया, उसकी सत्ता चेंज कर दी। That was the reason they wanted their air base there. So उनको वहां प्रेजेंट तो इसलिए अभी वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। और उन्होंने एक गलती खाली कर दी, जो पाकिस्तान को बोला कि यार तू मध्यस्थता कर, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्र करो कि चाइना ने कुछ करवाया। और सर सीधी बात है कि सीज फायर होता है भरोसे से, और ये तीनों कंट्री इसका आपस में भरोसा नहीं है। तो इनके उल्लंघन तो बहुत होंगे, लेकिन आज मजबूरी से वो अपने सोल्जर्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो मेडिकल एड वर्कआउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 2 वीक किया। लेकिन मुझे ये 2 वीक इज लल बिफोर द स्टॉर्म। तूफान आने से पहले जो थमी होती है, ये वो थमी है। आप देखिएगा इसके बाद जो धूम धड़ाका होगा ना, तो जो इसने अपने जो शिप्स लाके रखे हुए हैं, अपने सोल्जर्स लाके, लाखों सोल्जर्स आज मिडिल की इसमें दुनिया भर से लाके रख दिए, उनका इस्तेमाल होगा। और ये जिन्होंने मकसद किया है कि भैया हम इनका रेजिम चेंज करेंगे, वो करके रहेंगे। और जो इजराइल का एजेंडा है और ग्रेटर इजराइल, वो सर वो उससे जब तक उसको मिलेगा नहीं, वो रुकने नहीं वाला। तो और ठीक है वो यस सर बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इजराइल का जो अपना एजेंडा, मुझे लगता है कि वो सक्सेस होगा। इजराइल इसी पे काम कर रहा है, क्योंकि इजराइल जैसे कंट्रियों पे, क्योंकि इस टाइम पे जैसे बात हुई है, गल्फ कंट्रीज कमजोर हो गई है, गल्फ का ऑयल बिकना बंद हो गया, गल्फ का प्रोडक्शन बंद हो गई, दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। फिर इनको ये भी नहीं पता कि यहाँ से पैसे सेफ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो गल्फ का फिर ट्रंप ने पैसा मांग लिया है, भाई लड़ाई तुम लड़ो, पैसे उनसे ले लो। जैसे इराक पे अटैक किया था तब भी पैसे ले लिए कि तुमने बचा लिया, सऊदी से $10 बिलियन ले लिए। जब इन्होंने कर्नल गद्दाफी को मारा तब भी पैसे सऊदी से ले लिए, अब भी उनसे पैसे मांग रहे हैं। ये तो भीख मंगे हो गए। हाँ ठीक है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर जो सीज फायर हुआ तो देयर विल बी न्यूट्रल फोर्सेस, कुछ वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा जाएगा, जो नजर रखेंगी कि उसका उल्लंघन ना हो। वो कौन करेगा? क्योंकि यूएन के अंदर तो आप आज कोई जोर नहीं रहा, इंडिया करने नहीं वाला। तो कौन से सोल्जर्स हैं जो वहां पहुंचेंगे और वहां ये देखेंगे कि भैया उसका उल्लंघन ना हो सीज फायर? तो बताइए कौन? देखो उदय, इसमें कोई मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी का काम होगा। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इसका म्यूचुअल का है कि ना तो यूएस और इसराइल अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, ना ईरान जो इनका हॉर्मुज है उसको बंद करेगा, बाकी नॉर्मल काम चलता रहेगा। और इजराइल ने जैसे कह दिया कि मैं हिजबुल्लाह या हमास हो गए उनको तो मारता ही रहूंगा, उसके ऊपर मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये तो है, चलो चीज चलती रहेगी। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्या चीज होती है, क्या यूएस के आंख देखते हैं कि यार यूएस को फर्क पड़ता है। और जहां तक मैं सोचता हूँ कि यूएस की रेपुटेशन इस वॉर के बाद बहुत ज्यादा खराब हुई है, और खराब करने का जो मेन रीजन है वो है ट्रंप।
अगर ट्रम्प बड़बोलापन ना करते, बाकी देशों से दुश्मनी ना करते, तो ट्रम्प की इमेज ऐसी नहीं होती या यूएस को नुकसान नहीं होता। लेकिन ट्रम्प ने जिस तरीके से टैरिफ लगा के बात की, जिस तरीके से इन्होंने बाकी बातें कर दी, जिस तरीके से धमकियां देनी शुरू कर दी, मुझे लगता है कि इस पे यूएस सबसे ज्यादा सफर करेगा। ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प आज है कल नहीं होगा, लेकिन कंट्री वहां रहेगी और यूएस के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा उनको उस लोगों को एक्सप्लेन करने में सालों लग जाएंगे कि हमारी पॉलिसी क्या थी, क्यों था, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे पीएम को मारने की कोशिश की, तो हम वो बातें तो भूल नहीं सकते। लेकिन कुछ भी कहो, चलो वार खत्म हो गया, अब ऑयल आना शुरू हो जाएगा, ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, फिर देखते हैं ये कंट्रीज कैसे स्टार्ट करती है, अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन आपसे भी कहते हैं कि आप रेगुलरली प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी नॉलेज है जितनी उसको आपसे शेयर करते रहे और आपको बताते रहे। इसी से प्रोग्राम खत्म करते हैं। उदय जी, आपने आखिरी चीज कही है, फिर बंद करते हैं इसको। सर, आज जब मैं स्विमिंग के लिए गया स्विमिंग पूल में, तो वहां अचानक सब लोगों का ये था कि जैसे मैं आया, यार वॉर बंद हो गई, वॉर बंद हो गई, तो सब लोग खुश थे। शायद ये खुशी उस डर से ज्यादा हावी हो, क्योंकि जब रेट्स कम होंगे, जब टेंशन कम होगी, जब लोगों को डर, क्योंकि अभी तो सर मैंने बंबई में अभी हमारा हर यहाँ सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने मीटिंग करवानी शुरू कर दी थी कि कल अगर सपोज पाकिस्तान बेवकूफी करता है, और जैसे वो बोलता है कि हर बारी बोलता है बंबई में मैं रॉकेट फेंक दूंगा, बंबई में मैं रॉकेट फेंक दूंगा, क्योंकि बंबई हमारे हिंदुस्तान की कमर्शियल कैपिटल है। अगर नुकसान करना चाहेंगे तो यहाँ करें। तो हम लोग तो प्रिकॉशन लेना शुरू कर रहे थे कि भाई कहाँ अंडरग्राउंड छुपने की जगह है, क्या उस अगर कोई आग लगे या कोई हमला हो तो आम पब्लिक कैसे अपनी सेवा करे। आई थिंक दिस इज समथिंग अगर आज तक नहीं किया किसी सोसाइटी ने, किसी लोकेलिटी ने, अभी करना चाहिए उनको। वॉर हो या ना हो, लेकिन तैयार रहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है। और लेट अस होप कि ये जो हमारा सीज फायर है ये 15 दिन नहीं, उसके आगे भी बढ़े। हाँ ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और यही से प्रोग्राम खत्म करते हो, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।